डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। चिरमिरी दौरे पर छत्तीसगढ़ के सीएम साय, विकास योजनाओं को दी सौगात। 127 करोड़ से अधिक के 141 विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास किया। रांची में बजट सत्र बुधवार से शुरू, विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक। साफ और सुचारू संचालन को लेकर चर्चा। 18 फरवरी से 19 फरवरी 2026 तक चलेगा सत्र। लखनऊ में कांग्रेस ने मनरेगा और कानून व्यवस्था पर यूपी विधानसभा का किया घेराव। कहा, उद्योगपतियों के हित में चल रही सरकार, पुलिस से हुई धक्का मुक्की। उत्तर प्रदेश में नकल विहीन बोर्ड परीक्षा तैयारी पूरी, परीक्षा केंद्रों पर मजिस्ट्रेट और सचल दल तैनात। सीसीटीवी निगरानी और कंट्रोल रूम से होगी ऑनलाइन मॉनिटरिंग। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टेट लाइव में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे स्टेट लाइव की छत्तीसगढ़ की खबरों से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज चिरमिरी पहुंचे, जहां नगर निगम के मंगल भवन में आयोजित मुख्य समारोह में उन्होंने शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगीत के साथ हुई। मुख्यमंत्री के पहुंचते ही भाजपा महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। वहीं मंच पर मौजूद पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने महामाला पहनाकर भव्य अभिनंदन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने एमसीवी जिले को लगभग 127 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 141 विकास योजनाओं की सौगात दी। इन परियोजनाओं में सड़क, पुल, भवन, स्वास्थ्य सुविधाएं, विद्युत विस्तार, पेयजल व्यवस्था और नगरीय विकास से जुड़े कई कार्य शामिल हैं, जिनसे शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक व प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने भी क्षेत्र के विकास से जुड़े प्रस्ताव रखे, जिनमें से कई की घोषणा मुख्यमंत्री ने मंच से ही की। मुख्य समारोह के बाद मुख्यमंत्री जगन्नाथ मंदिर पहुंचे, जहां अंगवस्त्र व तिलक से उनका स्वागत किया गया। मंदिर परिसर की यज्ञशाला में हवन पूजन करने के साथ उन्होंने गुरु घासीदास की कुटिया में दर्शन किए तथा जगन्नाथ और शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद आनंद बाजार में आम नागरिकों के साथ प्रसाद ग्रहण किया। वहीं मंदिर प्रबंधन समिति ने मुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। आज बड़ा सौभाग्य का विषय है एमसीबी जिले के लिए कि 127 करोड़ के विकास कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ है। 127 करोड़ का सौगात एमसीबी जिले को मिला है। मैं सभी जिलावासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और आज जिले के प्रभारी मंत्री और हमारे प्रदेश के कृषि ट्राइबल मंत्री श्री रामविचार नेताम जी और इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम जायसवाल जी, हमारे पूर्व मंत्री और विधायक भैयालाल राजवाड़ी जी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने कोरिया प्रवास के दौरान झुमका जलाशय परिसर में श्री रामलला दर्शन योजना के तहत अयोध्या धाम की यात्रा कर लौटे श्रद्धालुओं से भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं से संवाद कर उनके यात्रा अनुभव सुने और उन्हें शुभकामनाएं भी दी। श्रद्धालुओं ने मुख्यमंत्री को बताया कि शासन की निःशुल्क एवं सुव्यवस्थित व्यवस्था के कारण अयोध्या धाम के दर्शन उनके लिए सहज और अविस्मरणीय बन पाए। दूरस्थ ग्रामीण अंचलों से अयोध्या पहुंचना जहां पहले कठिन था, वहीं इस योजना ने उनके वर्षों पुरानी आस्था को साकार करने का मार्ग प्रशस्त किया है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि श्री राम छत्तीसगढ़ के भांचा हैं और प्रदेशवासियों को उनके दर्शन कराना सरकार के लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य सुदूर क्षेत्रों तक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है, ताकि हर वर्ग तक आस्था और सुविधा दोनों का विस्तार हो सके। छत्तीसगढ़ में आगामी बजट सत्र को लेकर सियासी और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। 23 फरवरी से शुरू होने जा रहे बजट सत्र पर पूरे प्रदेश की नजरें टिकी हैं। वित्त मंत्री ओपी चौधरी 24 फरवरी को राज्य का बजट पेश कर सकते हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि सत्र की शुरुआत 23 फरवरी से होगी और अगले ही दिन बजट प्रस्तुत किए जाने की संभावना है। वित्त मंत्री ने कहा कि विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार अपना तीसरा बजट पेश करने जा रही है। पहला बजट ज्ञान, गरीब
युवा, किसान और महिलाओं को समर्पित था, जबकि दूसरा बजट गुड गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेलरेशन, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर आधारित रहा। उन्होंने आगे कहा कि इस बार का बजट भी नई थीम और विजन के साथ पेश किया जाएगा। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के अनुरूप छत्तीसगढ़ को भी विकसित राज्य बनाने की दिशा में ठोस प्रावधान और विकासोन्मुख योजनाएं बजट में शामिल की जाएंगी। रायपुर स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आज पार्टी के 7 मोर्चा और प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी दिनों में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को आम जनता तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। संगठन स्तर पर जनसंपर्क अभियान को तेज करने पर भी जोर दिया गया। बैठक को विष्णुदेव साय, किरण सिंहदेव और अजय जामवाल ने संबोधित किया। इस दौरान युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा तथा SC/ST प्रकोष्ठ के पदाधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। नेताओं ने संगठन को बूथ स्तर तक सक्रिय करने और योजनाओं की जानकारी घर घर पहुंचाने पर बल दिया। बैठक को लेकर प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने कहा कि सभी पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को उनका लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि संगठन और सरकार के समन्वय से जनहित के कार्यों को और गति दी जाएगी। छत्तीसगढ़ भाजपा के पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक अजय चंद्रकार ने धर्मांतरण के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पास्टर यदि धर्म का प्रचार करना चाहते हैं तो उसे सार्वजनिक रूप से करें। चोरी छुपे प्रचार करना अनैतिक है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ऐसी गतिविधियों का विरोध लगातार किया जाएगा और ये विरोध आवश्यक भी है। अजय चंद्रकार ने आरोप लगाया कि गरीब और असहाय लोगों को निशाना बनाकर धर्मांतरण कराया जा रहा है, जो सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि इस तरह की गतिविधियां सामाजिक संतुलन के लिए ठीक नहीं है और समाज में भ्रम की स्थिति पैदा करती हैं। इसलिए इस विषय पर जागरूकता और विरोध दोनों जरूरी हैं। विधायक चंद्रकार ने आगे कहा कि वे अपने क्षेत्र के सभी पास्टरों को आमंत्रित करते हैं। उनके लिए सार्वजनिक मंच, लाइट और साउंड की पूरी व्यवस्था भी कराएंगे, ताकि वे खुले मंच से धर्म का प्रचार करें। उन्होंने कहा कि खुले रूप से प्रचार करने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन गुप्त तरीके से धर्मांतरण की कोशिशों का पुरजोर विरोध जारी रहेगा। कोई किसी धर्म को गोपनीय रूप से किसी के घर में जाके अशिक्षित या कम जानकार लोगों के बीच में जाके अपनी बात करना, यदि मैं किसी भी विचार या आस्था से जुड़ा हूँ, सार्वजनिक रूप से क्यों बात नहीं कर सकता? मुझे अच्छा लगेगा तो मैं भी उनसे पूछूंगा, बात करूंगा। क्या तकलीफ है सार्वजनिक रूप से अपने मत को रखने में? ये धर्म प्रचारक लोग बताएं। चोरी छिपे गुपचुप किसी घर में करने के बजाय सार्वजनिक रूप से करने में क्या प्रॉब्लम? पहले उनको स्पष्ट करना चाहिए। और रायपुर में शहरी क्षेत्र में करें ना। मैं बोल रहा हूँ, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में लाइट माइक टेंट की मैं व्यवस्था करता हूँ। जो धर्म प्रचारक है, पास्टर है, पुरुष में व्याख्यान दे। आम आदमी भाई, हमारा एक कार्यक्रम है और ये सार्वजनिक रूप से है और आप इनको सुने करके, हम तो सार्वजनिक रूप से करते हैं कार्यक्रम। भारतीय जनता पार्टी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 के तहत प्रांतीय कार्यशाला का शुभारंभ रायपुर स्थित प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में किया गया। कार्यशाला में संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए, जहां प्रशिक्षण के माध्यम से संगठनात्मक क्षमता को और सशक्त बनाने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, क्षेत्रीय संयोजक केसी पटेल, प्रदेश महामंत्री यशवंत जैन और डॉक्टर नवीन मार्कंडे सहित प्रशिक्षण टोली के सदस्य मौजूद रहे। सभी पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं को संगठन की विचारधारा, कार्य पद्धति और जनसंपर्क के प्रभावी तरीकों पर मार्गदर्शन दिया। कार्यशाला के दौरान पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को आधार बनाते हुए संगठन सुदृढ़ीकरण, वैचारिक प्रशिक्षण और आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर सक्रिय भूमिका निभाने और पार्टी की नीतियों की
नीतियों को आमजन तक पहुंचाने का संदेश भी दिया गया। रायपुर में कमिश्नरी व्यवस्था लागू करने के बाद न्यायालय सख्ती की शुरुआत हो गई है। सेंट्रल जोन में लोक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से प्रशासन ने त्वरित और कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। एसीपी कोतवाली और एसीपी सिविल लाइन ने कार्यपालक दंडाधिकारी की शिकायतों का उपयोग करते हुए शक्तियों का उपयोग करते हुए कार्रवाई को अमल में लाया है। एसीपी कोतवाली द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 170, 126 और 135 उपधारा 3 के तहत 2 अनावेदकों के खिलाफ जेल वारंट जारी किए गए हैं। इसके साथ ही 5 अलग अलग प्रकरणों में 13 लोगों को कारण बताओ नोटिस और समन जारी कर जवाब तलब किया गया है। वहीं एसीपी सिविल लाइन ने भी लोक शांति भंग होने की आशंका को देखते हुए 6 लोगों को नोटिस जारी किए हैं। कमिश्नरी प्रणाली के तहत सभी नोटिसों की समयबद्ध तामील कराई गई है। निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर आचार्य कैलाशानंद गिरी महाराज छत्तीसगढ़ प्रवास पर रायपुर पहुंचे। कैलाशानंद गिरी महाराज ने कहा कि मेरे शिष्य नितिन अग्रवाल के निवेदन पर रायपुर आया हूं। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के लिए सख्त कानून बनाने के सुदर्शन न्यूज के सवाल पर महामंडलेश्वर कैलाश नंदगिरी महाराज ने कहा कि मुख्यमंत्री जी से बिल्कुल बात करेंगे। मुझे लगता है कि साधु संतों की बात मुख्यमंत्री जरूर मानेंगे। हिंदुओं का अल्पसंख्यक होना कितना भारत के लिए खतरनाक पर महामंडलेश्वर कैलाश नंदगिरी महाराज ने कहा कि बिल्कुल ये बहुत ही आपत्तिजनक और विचारणीय है, क्योंकि जहां हमारी संख्या घटेगी वहां हमारी समस्याएं बढ़ेगी। पूरे छत्तीसगढ़ जो है बहुत धार्मिक है। यहाँ के लोग, यहाँ की परंपरा वो बहुत ही सांस्कृतिक है और पारंपरिक है। छत्तीसगढ़ क्योंकि भगवती दंतेश्वरी भी यहाँ प्रतिष्ठा के रूप में और शक्तिपीठ के रूप में स्थापित हैं। मैं नितिन मेरे बिल्कुल शिष्य हैं। नितिन के आग्रह पर, इनके आमंत्रण पर मैं रायपुर आया छत्तीसगढ़। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ राम काल से सनातन परंपरा को मानने वाले, समझने वाले लोग यहाँ रहते हैं। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने राजधानी को सुंदर, सुव्यवस्थित और जाम मुक्त बनाने के संकल्प के साथ शहर के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने अधिकारियों की टीम के साथ सड़कों, ट्रैफिक व्यवस्था और निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए। सांसद ने ऑक्सीजन, शंकर नगर मेन रोड, कचना में निर्माणाधीन रेल ब्रिज और प्रस्तावित सड़क मार्गों का जायजा लिया। ट्रैफिक जाम की समस्या के स्थायी समाधान, अतिक्रमण हटाने और अधूरे कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर माओवादियों को बड़ा झटका लगा है। माओवादी संगठन में सक्रिय एक महिला समेत कुल 22 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। जैसे जैसे 31 मार्च 2026 मिशन की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सुरक्षा बलों का दबाव बढ़ता जा रहा है और माओवादी संगठन की कमर टूटती नजर आ रही है। कई खूंखार नक्सलियों को न्यूट्रलाइज किया जा चुका है। जिला सुकमा पुलिस के समक्ष 22 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिसमें 21 पुरुष एवं एक महिला नक्सली सम्मिलित हैं। ये मुख्य रूप से पिद्दा, बुड़कल, आगपीसी, वेडमा आगपीसी, मोरपल्ली, गोंडेगास, गोगुंडा इन क्षेत्रों में सक्रिय थे। जिला सुकमा पुलिस और अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ के द्वारा लगातार संचालित किए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान और सुदूर अंदरूनी क्षेत्रों में सुरक्षा कैंपों की जो स्थापित किए जा रहे हैं, और साथ में हमारी जो पूना मायगेम आत्मसमर्पण पुनर्वास की नीति है, उससे प्रभावित होकर इन क्षेत्रों से ये समर्पण हुए हैं।
अब बात करेंगे बिहार से जुड़ी खबर की। भागलपुर के समीक्षा भवन सभागार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोरी चौधरी ने कहा कि ये योजना महिलाओं को स्वरोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में मजबूत कर रही है। कार्यक्रम में 61,000 महिलाओं को प्रधानमंत्री ममता देवी ने कहा कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। बिहार में 61,000 महिलाओं को 10-10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत कुल भागलपुर जिले में 61,500 से अधिक महिलाओं को आज राशि अंतरित की गई है और इसके लिए सभी जीविका दीदियां बधाई के पात्र हैं। और आंकड़ों की बात करें तो इस योजना के शुरू होने से पहले इस भागलपुर जिला में समूह से जुड़े हुए कुल 3,20,000 दीदियाँ थी और आज की तिथि में 4,97,000 दीदियों के खाते में राशि अंतरित की जा चुकी है। और अभी भी दीदियाँ समूह से जुड़ने के लिए आतुर हैं और समूह से जुड़ रही हैं, जो एक बहुत बड़ा संगठनात्मक ये एक अभियान है और इससे जुड़ करके लोगों के लिए रोजगार का एक बहुत बड़ा माध्यम है। इस अवसर पर मैं समस्त जीविका दीदियों और समस्त जीविका कैडर के अधिकारियों को शुभकामनाएं। बिहार के भागलपुर में एक बार फिर बम की धमकी से अफरा तफरी का माहौल बन गया है। पहले सिविल कोर्ट को बम उड़ाने की धमकी मिलने के बाद अब कलेक्ट्रेट कार्यालय को निशाना बनाते हुए अज्ञात व्यक्ति ने ईमेल के जरिए समाहरणालय परिसर में बम होने का दावा किया है। धमकी मिलते ही जिला प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। एहतियातन पूरे समाहरणालय परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जो भी सूचना आई है सुरक्षा के दृष्टिकोण से और जो प्रोटोकॉल है उस हिसाब से हमारी टीम अंदर काम कर रही है। एरिया को सैनिटाइज किया जा रहा है, जांच और जो सर्च का अभियान होता है वो चलाया जा रहा है। इस संबंध में जो भी कुछ चीजें आएंगी, अपडेट आएंगी, वो आपको एसएसपी महोदय के द्वारा आप लोग अपडेट करेंगे। रूटीन वर्क एक तरह से हो गया अपराधियों का। नहीं, इस संबंध में संबंधित थाना में, साइबर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है, आज भी की जाएगी और इस पर जांच चल रही है। 18 फरवरी 2026 से आरंभ होने जा रहा झारखंड विधानसभा का बजट सत्र आगामी 19 मार्च 2026 तक चलेगा, जिसे लेकर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के कक्ष में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी समेत अन्य पार्टी विधायक दल के नेता शामिल होंगे। राज्य सरकार के प्रमुख अधिकारियों के साथ विधानसभा अध्यक्ष खुद सत्र की तैयारियों और विधि व्यवस्था को लेकर इससे पूर्व में भी एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र रांची में 18 फरवरी 2026 से 19 फरवरी 2026 तक आहूत है। इस क्रम में रांची के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी एवं अपर जिला दंडाधिकारी द्वारा विधि व्यवस्था के संयुक्तादेश में निहित निर्देश के आलोक में विधानसभा परिसर के 750 मीटर के दायरे में किसी तरह के जुलूस, रैली, प्रदर्शन, घेराव आदि आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। इसके मद्देनजर सुरक्षा के दृष्टिकोण से निषेधाज्ञा जारी की गई है। क्षेत्र में 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना, किसी प्रकार का अस्त्र शस्त्र जैसे बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, बम बारूद आदि लेकर चलना, सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों, कर्मचारियों को छोड़कर किसी प्रकार का हरवे हथियार जैसे लाठी, डंडा, तीर धनुष, गुडासा, भाला आदि लेकर चलना। नगर निकाय चुनाव के लिए भाजपा समर्थित प्रत्याशी ममता देवी ने चुनावी अभियान तेज कर दिया है। वो डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चला रही हैं और लोगों से सीधा संवाद स्थापित कर रही हैं। ममता देवी का कहना है कि यदि उन्हें जनता का समर्थन मिला तो नगर क्षेत्र में स्वच्छता, सड़क, पेयजल और मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। वो घर घर जाकर मतदाताओं से आशीर्वाद ले रही हैं और विकास के मुद्दों पर वोट देने की अपील कर रही हैं।
राज्य में नगर निकाय चुनाव अब अंतिम चरण पर पहुंच चुका है। वहीं रांची के 53 वार्डों में सभी उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाने के लिए पूरी तरह से मैदान में तैयार हैं। इसी बीच धुरवा के वार्ड 40 में 10 सालों से पार्षद पद पर काबिज सुचिता रानी राय ने हमारी संवाददाता तृप्ति सिंह से खास बातचीत में विकास कार्यों की रफ्तार पर बड़ा दावा किया है। रांची नगर निगम चुनाव को लेकर इस बार बड़े ही विश्वास के साथ वार्ड 40 से मैदान पर फिर उतरी हैं सुचिता रानी, जो कि काफी समय से यहां पर अपनी सेवा देते आई हैं निगम क्षेत्र को लेकर। मैंने कोरोना काल जो है वो तो क्या भयावह स्थिति था वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। कोरोना काल में देखिए ऑक्सीजन से लेकर के जो कोरोना काल में मरने का जो लोगों का जो आंकड़ा था वो देख रहे हैं ना किस तरह से बढ़ता जा रहा था। तो उस पीरियड में कोरोना काल में लोगों का काम छूट गया था। पब्लिक कहीं भी जाते थे उनको कुछ काम नहीं मिलता था। जो भी काम करते थे कोरोना के चलते वो लोग भाग के अपने घर में आ गए थे। अब उनके पास सबसे पहले रोजी रोटी का समस्या, वो कैसे खाएंगे यदि वो नहीं कमाएंगे। जो कमा करके ही रोज हैंड टू माउथ है वो कमा करके खाते हैं, यदि वो उनका काम बंद हो गया है तो कैसे खाएंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, पहले तो सूखा अनाज बांटना शुरू किया। सूखा अनाज जब बांटे तो देखे कि अरे ये तो पका ही नहीं पा रहे हैं, किस तरह से उनको गैस मिलेगा। पैसा रहेगा तभी तो गैस खरीदेंगे, चाहे कोयला खरीदेंगे, लकड़ी खरीदेंगे। आप अभी जो प्रचार प्रसार अभियान में गई होंगी तो डोर टू डोर कैंपेन भी आपने किया होगा। लोगों की क्या राय है ये, या लोगों की क्या मांगे हैं? लोगों का समर्थन बहुत ज़्यादा है और लोगों को विश्वास है कि मेरा जो बचा हुआ काम है आप आएंगी तो ज़रूर करेंगे। इसलिए हमारा जनता का भरपूर समर्थन हमें मिल रहा है। मतलब कुल मिलाकर आपके लिए इस बार ये ज्यादा चुनौतीपूर्ण नहीं नजर आ रहा? चुनौतीपूर्ण है बट उनमें समर्थन भी प्राप्त है मुझे जी। और पूरे विश्वास के साथ करती हूँ। जनता का जन समर्थन और जन भागीदार से ही मैं इस काम को पूरा अंजाम तक पहुंचाऊंगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। और जनता मुझे ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन करेगी और पूरे विश्वास के साथ वोटिंग करेगी। देखना ये होगा कि मतगणना और मतदान के बाद की जो नतीजे होंगे वो उनके साथ किस तरह खड़े होते हैं। फिलहाल हमारे सहयोगी दीपक के साथ एपीएन न्यूज से मैं तृप्ति रांची से, नमस्कार। रांची नगर निकाय चुनाव 2026 में अब कुछ ही दिनों का समय रह गया है। इस बीच झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने प्रदेश भाजपा पर चुनावी प्रलोभन और आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का बड़ा आरोप लगाया है। तो वहीं इस क्रम में पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल सोमवार को राज्य निर्वाचन आयोग पहुंचा और विस्तृत ज्ञापन सौंपते हुए तत्काल और कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। दरअसल कांग्रेस पार्टी का कहना है कि भाजपा समर्थित मेयर प्रत्याशी जिसका चुनाव चिन्ह बिस्किट छाप है, उसके समर्थन में बाजार में विशेष पैकेजिंग वाले बिस्किट वितरित किए जा रहे हैं। इन पैकेटों पर प्रत्याशी की तस्वीर के साथ छपी हुई है। साथ ही बिस्किट की पैकेट जहां पैक हो रही थी वहां प्रधानमंत्री मोदी जी का फ्लेक्स लगा हुआ था, जो भाजपा समर्थित प्रत्याशी की हार की बौखलाहट दिखाती है। झारखंड में बुजुर्ग माँ बाप की संपत्ति और शांतिपूर्ण जीवन की रक्षा करने के उद्देश्य से झारखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिसके तहत अदालत ने यह स्पष्ट किया कि अगर बुजुर्ग माता पिता को मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है तो उनके स्वर्गवासी अर्जित मकान में बेटा और बहू जबरन नहीं रह सकते। इस मामले को लेकर हाईकोर्ट ने रामगढ़ जिले के उपायुक्त द्वारा 23 फरवरी 2024 को दिए गए आदेश को रद्द कर दिया और दूसरी तरफ बुजुर्ग दंपत्ति की याचिका को स्वीकार कर लिया है। वहीं हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राजेश कुमार ने अपने आदेश में कहा कि ये संपत्ति वरिष्ठ नागरिकों की स्व अर्जित संपत्ति है। कानून का उद्देश्य बुजुर्गों को सुरक्षित और शांतिपूर्ण जीवन देना है। रांची के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजुनाथ भजंत्री ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 उपधारा 1 उपधारा सी के अंतर्गत स्तर 2026-27 में निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों की प्रारंभिक कक्षाओं में 25% आरक्षित सीटों पर नामांकन प्रक्रिया का शुभारंभ किया है। इस दौरान जिला शिक्षा अधीक्षक बादल राज एवं जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी राजीव कुमार एवं इससे संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे।
आपको बता दें कि रांची जिला प्रशासन द्वारा समाज के कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर प्रदान करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री के निर्देशन में रांची जिले के सीबीएसई, आईसीएसई एवं अन्य मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में बीपीएल गरीबी रेखा से नीचे, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अभिवंचित समूह तथा दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों के तहत प्रवेश स्तर की कक्षाओं में कुल 1176 सीटें 25% आरक्षण के अंतर्गत आरक्षित की गई हैं। बोकारो सेक्टर 6 थाना क्षेत्र के एलआईसी कॉलोनी जीवन कुटीर में महाशिवरात्रि के दिन चोरी की घटना हुई है। चोरों ने घर के दरवाजे को तोड़कर 32 लाख के जेवरात और 60,000 नकदी की चोरी की है। घर के मालिक एलआईसी अधिकारी मनीष सहाय अपनी पत्नी के साथ मथुरा गए हुए थे। उनकी बेटी अंजलि ने बताया कि शाम चोरी की जानकारी पारिवारिक मित्र से मिली थी। कॉलोनी में एलआईसी के अधिकारी और कर्मचारी रहते हैं और यहाँ 4 सुरक्षा गार्ड तैनात हैं। घटना की जानकारी सेक्टर 6 थाना पुलिस को दी गई है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबरों की। मनरेगा बचाओ महासंग्राम और भाजपा कुशासन के खिलाफ आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विधानसभा घेराव को लेकर बड़ा प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यालय से पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता रैली के रूप में निकले और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी से राजधानी का सियासी माहौल गर्मा गया। प्रदर्शन में राष्ट्रीय महासचिव व प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, सांसद किशोरी लाल शर्मा, नेता विधानमंडल आराधना मिश्रा मोना समेत कई विधायक, पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता शामिल हुए। जौनपुर में उस वक्त हड़कंप अफरा तफरी मच गई जब दीवानी न्यायालय को बम उड़ाने की धमकी भरा ईमेल जिला जज की आधिकारिक वेबसाइट पर प्राप्त हुआ। धमकी की सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां तत्काल अलर्ट मोड पर आ गईं और भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर पूरे न्यायालय परिसर को घेर लिया गया। सुरक्षा के मद्देनजर न्यायालय परिसर में मौजूद सभी अधिवक्ताओं, कर्मचारियों और वादकारियों को तुरंत बाहर निकालने के निर्देश दिए गए। कानपुर नगर में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर अभियान को लेकर प्रशासन तेजी से काम कर रहा है। अब तक जिले में लगभग 60% कार्य पूरा किया जा चुका है। इस अभियान के तहत मतदाता सूची का घर घर जाकर सत्यापन किया जा रहा है ताकि अपात्र मतदाताओं के नाम हटाए जा सके और पात्र नागरिकों को सूची में जोड़ा जा सके। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 को नकलविहीन, शुचितापूर्ण और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। जोनल, सेक्टर और स्टैटिक मजिस्ट्रेटों के साथ केंद्र व्यवस्थापकों की गोष्ठी आयोजित कर बोर्ड के सभी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों को स्पष्ट रूप से परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों की अनिवार्य क्रियाशीलता सुनिश्चित करने, बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने, फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।